राजस्थान के इस लेक्चर श्रृंखला में इतिहास संबंधी जो लेक्चर श्रृंखला है, इसमें हम जब इतिहास की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है कि इतिहास लेखन क्या है। तो आज हम इसमें बात करेंगे आधुनिक राजस्थान में इतिहास लेखन क्या रहा, यानी कि इतिहास क्या क्या लिखा गया, किस किस ने लिखा और क्या क्या दृष्टि रही। मॉडर्न हिस्टोग्राफी या हिस्टोग्राफी इन मॉडर्न राजस्थान, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये जानने के लिए हम सबसे पहले ये बात आएंगे कि मॉडर्न, जैसा कि हम जानते हैं कि मॉडर्न का प्रारंभ मोटे तौर पर हमारे देश में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर जो आधुनिक काल में भारत में इतिहास लेखन प्रारंभ किया है वो यूरोपियंस ने किया, और यूरोपियंस के बाद भारतीयों ने भी इस पर इतिहास लेखन किया। तो इसी में बहुत तरह की राइटिंग्स आती हैं, बहुत तरह के इतिहास लेखन आते हैं, जिसमें कि कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग है, जिसमें कैम्ब्रिज हिस्ट्री राइटिंग है, जिसमें ओरिएंटलिस्ट है, और इसी तरह से एक हिस्ट्री राइटिंग आती है रीजनल हिस्ट्री राइटिंग, क्षेत्रीय इतिहास लेखन। दरअसल जब अंग्रेज भारत को जीतते चले गए तो उनको लगा कि जिन क्षेत्रों को हम जीत रहे हैं वहां के इतिहास को, वहां की संस्कृति को, यानी शासितों को जानना आवश्यक है। इसलिए जैसे सिखों को जीता तो उनका इतिहास लेखन कनिंघम ने किया, जैसे मराठा क्षेत्रों को जीता तो उसका इतिहास लेखन एल्फिस्टन वगैरह जितने प्रशासक थे, दो तरह के लोगों ने इतिहास लेखन किया। या तो वो सैन्य प्रशासक थे, सैन्य अधिकारी थे, या वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर थे, रेजिडेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, इन लोगों ने इतिहास लिखा। और इसी तरह से जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी क्षेत्रीय इतिहास लेखन ये कर्नल टॉड ने यहां पर शुरू किया। ये परंपरा है जो यूरोपियंस ने डेवलप की थी, ये परंपरा है जो ब्रिटिशर्स ने डेवलप की थी। अब हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो मोटे तौर पर राजस्थान में भी इतिहास लेखन आधुनिक काल में क्योंकि कर्नल टॉड द्वारा शुरू किया गया, लेकिन इससे पहले हमारी एक सुदीर्घ परंपरा राजस्थान में जो इतिहास लेखन की रही है, उसके लिए सबसे पहले हम स्रोतों का एक तरह से विभाजन देख लेते हैं, जो कि हालांकि एक सेपरेट मॉड्यूल में इसको अलग से टेकअप किया जाएगा, लेकिन एक बार इसको समझा जाए कि ये क्या है। पहली बात आती है कि हमारे पास साहित्यिक स्रोत क्या है, क्योंकि जिन इतिहासकारों ने आधुनिक काल में इतिहास लेखन किया, टॉड से लेकर के और स्वतंत्रता के उपरांत तक भी, उन्होंने इन सब को आधार बनाया। तो साहित्यिक क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो राजस्थानी भाषा का साहित्य, जिसमें चाहे अभ्रंश साहित्य है, जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, लोक साहित्य है, रासो साहित्य सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है। इसके अलावा राजस्थान में जो परंपरा रही वो ख्यात, बात, विगत, वचनिका, वंशावलियां, ये सब चीजें राजस्थान के इतिहास के वो स्रोत हैं जिनके आधार पर आधुनिक काल के इतिहासकारों ने कुछ निकालने का प्रयास किया। तो ये सारा पार्ट साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। इसीलिए इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्योंकि साहित्यिक स्रोत अलग अलग प्रकार के होते हैं, कहीं वो काव्य हैं, कहीं वो कथा है, कहीं वो लोक साहित्य है, कहीं कहीं पे जैसे वचनिका जैसी बात आती है जो कि ऐतिहासिक काव्य हैं, और कहीं पर वो ख्यात हैं जहां पर की प्रशंसा हो सकती है। इसलिए साहित्यिक स्रोतों को परिपुष्ट करने के लिए हम बात करते हैं अभिलेखीय स्रोतों की। अभिलेखीय स्रोत या पुरालेख, जब हम पूरा एपिग्राफी की बात करते हैं तो ये इतिहास लेखन का बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके आधार पर आधुनिक काल के इतिहासकारों ने कुछ निकालने का, राजस्थान के संदर्भ में कुछ कंक्रीट निकालने का प्रयास किया है, और जिसमें वो बड़ी सीमा तक सफल भी रहे हैं। तो ये अभिलेख प्राचीन काल से लेकर के और बाद तक के अभिलेख है। इसी तरह से हम बात करें स्मारक, राजस्थान में स्मारक, चाहे वो मंदिर आते हैं चाहे अन्य कोई स्मारक आते हैं। इसी तरह से मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण, न्यूमिस्मैटिक्स जिसे कहते हैं, मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण, मुद्राएं प्राचीन काल से चलती आ रही हैं। राजस्थान में जब मुद्राओं की बात करते हैं तो जनजातीय राज्यों द्वारा भी मुद्राओं के निर्माण का हमें प्रमाण मिलता है। चाहे हम गंगानगर के क्षेत्र में बात करते हैं, चाहे अलवर भरतपुर के क्षेत्र में बात करते हैं, जहां पर मौर्यों के समय या un पहले जो जनजातीय राज्य हुआ करते थे उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से अन्य स्रोतों में सब सम्मिलित हो जाएगा।
इन सब स्रोतों के आधार पर, इन सब स्रोतों के आधार पर इतिहास लेखन आधुनिक काल में किया गया। एक बात की चर्चा यहां पर, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ख्यात। ख्यात पर 15 शब्द 50 शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये ख्यात क्या है? ख्यात एक प्रकार का प्रशंसात्मक ऐतिहासिक लेख होता है। प्रशंसात्मक ऐतिहासिक लेख होता है। ये दो रूपों में हो सकता है। जब कोई साहित्य निरंतर क्रम में हो और जब वो निरंतर क्रम में न हो। राजस्थान में जो ख्यात, जब हम दयाल दासरी ख्यात की बात करते हैं, बाकी दासरी ख्यात की बात करते हैं, या जब हम मुणहोत नैणसी के ख्यात की बात करते हैं, नैणसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहासकार है। हालांकि जसवंत सिंह यानी कि औरंगजेब के समय में लगभग ये रहा और ये लगभग मुगल काल है, लेकिन इसने जिस स्पिरिट का, जिस लेखन पद्धति का, जिस वैज्ञानिक क्रम का उपयोग किया, वो वैज्ञानिक क्रम, जैसे उन्होंने इन स्रोतों का उपयोग किया, इन स्रोतों का उपयोग किया, मैं जैसे मैं पहले बता चुका हूं, और बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया, तो नैणसी ख्यात। इसी तरह से नैणसी ने विगत भी लिखा, ख्यात भी लिखी, विगत भी लिखी। उनकी लेखन शैली के कारण से, उनकी ऐतिहासिक पद्धति के कारण से बाद में मुंशी देवी प्रसाद ने उनको राजस्थान का अबुल फजल कहा है। तो ये नैणसी जो है, ये 15 शब्द और 50 शब्द में भी पूछा जा सकता है। ख्यात अपने आप में 15 शब्द 50 शब्द में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। इस प्रकार से हम पूरा ये पार्ट देख रहे हैं जो हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत बन रहे हैं। दरअसल जब हम स्रोतों की बात करते हैं तो वहां पर दो तरह के स्रोतों की जिक्र आता है। एक को हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं, एक को द्वितीयक स्रोत कहते हैं। तो जो प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो हमने, अभिलेख प्राथमिक स्रोत है, मुद्रा प्राथमिक स्रोत है, नैणसी की ख्यात ये प्राथमिक स्रोत है, लेकिन इसके आधार पर जो व्यक्ति लिखेगा वो द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल में इन स्रोतों के आधार पर किस प्रकार से इतिहास लेखन किया गया। तो अब बात आती है, सबसे पहले हमने बात की कर्नल टॉड की। फिर इसमें तीन तरह से हम देखेंगे राजस्थान के इतिहास लेखन को, आधुनिक काल में इतिहास लेखन को तीन तरह से समझने का प्रयास करें। जो टॉड का इतिहास लेखन है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यह रीजनल हिस्ट्री राइटिंग से प्रभावित है। और रीजनल हिस्ट्री राइटिंग उन सब लोगों ने की है जो ब्रिटिश प्रशासक थे, सैन्य प्रशासक थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर थे, ब्रिटिश रेजिडेंट थे या पॉलिटिकल एजेंट्स थे। इसी तरह से जो टॉड आया वो मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने राज कर्मचारी खड़े करने शुरू किए। उन्हीं में से एक राज कर्मचारी कर्नल टॉड था जो पहले पोस्टेड हुआ ग्वालियर में। और ग्वालियर क्योंकि राजस्थान के नजदीक है तो उसे अक्सर राजस्थान आना होता था। अब यहां पर दो बातें आती हैं। एक तो उसके राजस्थान के इतिहास में रुचि जब विकसित हुई, एक पहली बात। दूसरी बात आवश्यकता। उस काल में जब तक हम टॉड की बात कर रहे हैं तब तक राजस्थान के साथ कोई संधियां नहीं हुई हैं। राजस्थान के साथ अगर कोई सहायक संधि करनी है तो यहां की जानकारी अंग्रेजों को होना बहुत आवश्यक है। इन दो दिशाओं में कर्नल टॉड ने काम करना शुरू किया। अब जब राजस्थान के साथ संधियां हो गई तो उदयपुर में उसे ब्रिटिश रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया। अब वो वैधानिक प्रतिनिधि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजस्थान में उदयपुर में बन गया। इसके साथ अब हुआ यूं कि वो 1805 में आया था, तो 1805-6 से लेकर के 1818 तक इस पूरे काल में उसने राजस्थान में अलग अलग जगहों का भ्रमण किया। ये पहले की बात है, जब वो उदयपुर आ गया उससे पहले भी। तब तक उसके पास एक कलेक्शन हो चुका था, इसलिए उसकी अभिरुचि और बढ़ती चली गई। अब उसने और इसको विकसित किया और इस विकसित करने की परंपरा में 1829 में पहला और 1832 में दूसरा संस्करण उसने, 2 वॉल्यूम, संस्करण नहीं बल्कि वॉल्यूम कहेंगे, 2 भाग हैं, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ, एनल्स एंड
एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्विटीज, ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान नहीं कह रहा है इसको, बल्कि इसको एनल्स एंड एंटीक्विटीज कह रहा है, जो कि इतिहास से थोड़ा सा भिन्न है। लेकिन क्योंकि ये इतिहास की महत्वपूर्ण कृति है, इसलिए हम ऐतिहासिक ग्रंथ में इसको सम्मिलित कर रहे हैं। पहली बात ये आई। दूसरी बात, दूसरा ग्रंथ जो उसने लिखा वो है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, जिसमें वो राजस्थान की यात्रा भी करता है, जिसमें वो गुजरात की यात्रा करता है, काठियावाड़, इन सब क्षेत्रों की यात्रा करता है। उस वृतांत को उसने पिरोया। हालांकि ये उसके डेथ के बाद पब्लिश हुआ, पश्चिमी भारत की यात्रा। अब हिंदी ट्रांसलेशन दोनों के अवेलेबल है कर्नल टाउट की पुस्तकों के। अब ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसने दोनों पुस्तकें गहन शोध के बाद की हैं। अब इसके जो जो काम उसने किए, उन कामों में जैसे वो हम बात करते हैं कि वो राजस्थान के भूगोल का परिचय देता है, क्योंकि सबसे पहले जो ग्वालियर में बैठकर उसने राजस्थान का मैप बनाया था, उस मैप से भिन्न धीरे धीरे वो राजस्थान की ज्योग्राफी को समझने लगा। तो राजस्थान के भूगोल की जानकारी है, राजस्थान की संस्कृति की जानकारी है, राजस्थान में जो राजपूतों की उत्पत्ति है, जिसके लिए उसने स्वयं बोला कि राजपूत विदेशी हैं, ये प्रतिपादन सबसे पहले उसी ने किया। इसलिए इसके अलावा राजस्थान में मराठों के साथ क्या संबंध रहे, राजस्थान में अंग्रेजों के साथ क्या संबंध रहे। अब एक बात देखने की है कि उसके लेखन में क्या दोष आ गए। दरअसल कोई भी इतिहासकार लिखता है तो हर इतिहासकार की कुछ सीमाएं होती हैं, और वो सीमाएं उसके युग के उपरांत और उभर कर सामने आती हैं। बाद की पीढ़ी, बाद के जनरेशन के लोग उसको और गहरा चिंतन कर उन सीमाओं को रेखांकित करते हैं। यही बात इनके साथ आई। एक तो वो राजस्थानी भाषा का जानकार नहीं था, हालांकि उसने जगह जगह जाकर जो स्थानीय अधिकारी हुआ करते थे उनसे बातचीत की, रिकॉर्ड कलेक्शन किया, लेकिन वो राजस्थानी भाषा का जानकार नहीं था। इसलिए लोकल भाषा का जानकार नहीं होने के कारण, रीजनल भाषा का जानकार नहीं होने के कारण उसका जो सोर्सेज है, सोर्सेज की मीमांसा ठीक से नहीं हुई। एक पहली बात। दूसरी बात है कि जब वो मराठों के संबंध में बात करता है तो वहां पर वो अक्सर राजपूतों का पक्ष लेता है, एक पक्षीय दृष्टिकोण होने लगता है। जब वो अंग्रेजों के बारे में बात करता है तब अगेन वो अंग्रेजों का पक्ष लेता है। इसलिए कॉलोनियल दृष्टि इसमें मौजूद है। एक चौथी बात और आई जो कि मानवीय संवेदना का अंग है, वो राजपूतों के साथ लंबे टाइम तक रहा। दरअसल लगभग इंडिया में जितना वो रहा उसमें 70% भाग वो राजपूताना में रहा। इसलिए राजस्थान के राजपूतों के साथ उसका कुछ आत्मीय संबंध भी हो गया। एक मान्यता यह भी है कि उसका संबंध इतना आत्मीय हो गया कि बाद में हेस्टिंग्स और के जमाने में और उसके उत्तराधिकारियों के जमाने में सोचा गया कि ये व्यक्ति राजपूतों का इतना ज्यादा पक्षधर हो रहा है, उनका पक्ष ले रहा है, इसको इसलिए यहां नहीं रखा जाना चाहिए। और कुछ समय के बाद उसको लंदन भेज दिया गया। इस प्रकार से इस व्यक्ति ने इतिहास लेखन किया। इसके कई दोष रहे, दोष कई हैं, कॉलोनियल दोष भी हैं और अन्य दोष भी हैं, लेकिन इसके कारण से एक इतिहास को आधुनिक काल में नया शेप मिला, चिंतन करने का अवसर मिला, विमर्श करने का अवसर मिला। अब दूसरा पार्ट आया जब हम 20वीं शताब्दी की बात करते हैं, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, जब राजाश्रय में, जैसे हम उदयपुर की बात करते हैं, उदयपुर का राजघराना, यहां पर श्यामल दास की बात आती है जो कि इतिहासकार रहे। श्यामल दास, ये 15 शब्द में पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो 15 शब्द में पूछा जाएगा। उन्होंने, उनके जमाने में यहां पर उदयपुर में एक इतिहास विभाग बनाया गया, हिस्ट्री ऑफिस, जिसके अध्यक्ष यही बने। और उसके बाद एक बड़ी फेमस किताब इनकी लिखी गई जिसको हम वीर विनोद कहते हैं। इसके 2 वॉल्यूम हैं। ये वीर विनोद मुख्य रूप से वैसे कंसंट्रेटेड तो उदयपुर के इतिहास पर है, पर इससे पूरा राजस्थान के इतिहास का पर्सपेक्टिव सामने आता है। इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जिनको शायद महाराणा प्रताप सिंह उस समय थे, उनको वो बातें अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए इस बुक को उस वक्त प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन बाद में इनकी बुक भी आज़ादी के बाद, जब राजस्थान का निर्माण हो गया उसके बाद ये बुक पब्लिश होने लगी। दूसरी बात आई है इसमें कि इसमें भी वही कमी थोड़ी सी आ रही है कि मराठों का तो विरोध है
और अंग्रेजों के साथ इसका कुछ संबंध सहानुभूतिपूर्ण है, जबकि कॉलोनियल एटीट्यूड में ऐसा होना नहीं चाहिए था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेखक हैं या इतिहासकार हैं वो है गौरीशंकर ओझा। ये सिरोही के थे, नोएडा के थे मूल रूप से। इन्होंने भी उदयपुर में ही इन्होंने काम किया और इन्होंने ये आधुनिक काल के राजस्थान के बहुत ही प्रतिष्ठित इतिहासकार रहे। लगभग राजस्थान की अधिकांश रियासतों के, चाहे हम बीकानेर, जोधपुर, प्रतापगढ़ और जितने भी हमें आसपास के दिखाई देते हैं, लगभग सब पर इन्होंने इतिहास लिखा। किसी में 1 वॉल्यूम में, किसी में 2 वॉल्यूम में। प्राचीन लिपिमाला ये भी इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ओझा जी एक राजस्थान के प्रतिष्ठित इतिहासकारों में है। हालांकि जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो सूर्यमल मिश्रण का जिक्र करना यहाँ महत्वपूर्ण है, जो कि अक्सर राजस्थान में या एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिन्होंने वंश भास्कर लिखी है, वीर सतसई लिखी है। ये बूंदी के हाड़ा राजपूतों के बारे में है। अब यहाँ पर दूसरा जिक्र आता है जब राजस्थान में विश्वविद्यालय खुलने लगे या कॉलेजेस खुलने लगे, तो यहाँ पर हम एक जिक्र आता है कि आज़ादी के बाद और आज़ादी से कुछ पहले जो इतिहास लेखन हुआ वो किस तरह से आता है। तो एक इसमें नाम है दशरथ शर्मा, प्रोफेसर दशरथ शर्मा। ये 15 शब्दों में पूछा जा सकता है। ये भी राजस्थान के बड़े प्रतिष्ठित इतिहासकार रहे और इनकी बड़ी फेमस बुक है राजस्थान थ्रू द एजेस। इसके अलावा इन्होंने चौहानों पर विशेष रूप से काम किया है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज नाम से इनका काम है। पृथ्वीराज चौहान एंड हिज टाइम्स, और पृथ्वीराज चौहान और उनका युग, ये इनका बड़ा महत्वपूर्ण काम है। तो यहाँ पर भी ये राजपूतों की उत्पत्ति की बात करते हैं और चौहानों के बारे में बताते हैं। इस तरह से इनका ये मुख्य मुद्दा आता है, मुख्य अचीवमेंट्स आते हैं। अब इसी तरह से GN शर्मा, गोपीनाथ शर्मा राजस्थान के इतिहासकारों में, आज के 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों में बड़ा प्रतिष्ठित नाम है, जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति और इतिहास पर विशेष काम किया है। इसके उपरांत अन्य बहुत से नाम हैं, चाहे हम जगदीश गहलोत की बात करते हैं, चाहे हम RP व्यास की बात करते हैं, चाहे VK वशिष्ठ की बात करते हैं। जैसे आज़ादी के बाद तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय स्थापित हो गए और इन विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से इतिहास राजस्थान का लिखा जाने लगा। इसलिए इतिहास लेखन इन साक्ष्यों के आधार पर, आर्काइवल सोर्सेज के आधार पर, जो जैसा मैं पहले बता चुका हूं, जो विभिन्न स्रोत हैं, इनके आधार पर इतिहास लिखा गया। और इसी इतिहास लेखन के अंतर्गत आज हम राजस्थान का इतिहास एक समृद्ध इतिहास के रूप में पाते हैं।